नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि आज है आपका 19 जुलाई 2023 और आज जो है आपका सीजीएल का एग्ज़ाम था। फर्स्ट शिफ्ट की एग्ज़ाम समाप्त हो गई है। फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जीके और इंग्लिश के जो भी वर्ड पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर के आ गया हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ साथ फैक्ट टू फैक्ट इम्पोर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट भी दूंगा, जो आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो आप जानते ही होंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए ये वीडियो। दोस्तों, बहुत सारे बच्चों की एक कमेंट रहती है कि ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो जब सब दिन बताते हैं भाई जो पीडीएफ है एनालिसिस वाली, अगर खाली आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको कोई भी पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है एनालिसिस वाले के लिए, है ना। एनालिसिस की जो पीडीएफ आपको फ्री में ही उपलब्ध कराया जाएगा, जिनका टेलीग्राम चैनल का नाम है हमारा टुडे एग्जाम, है ना। इन टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है भाई? टुडे एग्जाम। जो चैनल का नाम है सेम टेलीग्राम चैनल का नाम है। यहीं पे आपको ऐड हो जाना है, आपको फ्री में एनालिसिस की पीडीएफ मिलेगी सारी। अब पेड पीडीएफ पे आते हैं तो भाई पेड पीडीएफ कौन सी है? जो हमारी 57 क्लास की जो अभी सीरीज रन कर रही है, आज हमारा 19वां वीडियो होगा 57 क्लास में से, ठीक है। एक तिहाई हमने खत्म करने को आगे भैया आज, है ना। तो ये वाली जो क्लास हो रही है इसकी आपकी जो पीडीएफ मिलेगी एक्स्ट्रा फैक्ट वाली, ये मिलेगी आपको 25 रुपये में। 25 रुपये आप पे करेंगे, व्हाट्सअप नंबर पे आपको ऐड किया जाएगा, वहीं पे पास्ट की पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, यानी 17-18 क्लास की रोजाना एक मिलती रहेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, विशेष जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। वर्ष 2022 में संतोष ट्रॉफी के विजेता कौन है? तो भैया केरल रहे थे। किसे हरा के? तो पश्चिम बंगाल को जो है पराजित किए थे केरल। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। संतोष ट्रॉफी खेल की बात करेंगे कि किससे संबंधित है, तो संतोष ट्रॉफी खेल जो है ये आपका संबंधित है जी फुटबॉल से। किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है। इसके अलावा जो आपका संतोष ट्रॉफी की शुरुआत होती है ये 1941 में होती है, और ये जो लेटेस्ट संतोष ट्रॉफी हुआ है ये आपका कैमा एडिशन था। भाई आजकल बहुत ही ट्रेंड चल रहे हैं कि भाई ये खेल का जो है कैमा एडिशन है ना। तो भैया संतोष ट्रॉफी के ये 75वां एडिशन था। आपको ओलंपिक का याद रखना है, जो आगामी ओलंपिक होगी ये 33वीं ओलंपिक होगी पेरिस के अंदर 2024 में, ठीक है। जो पास्ट में ओलंपिक हुआ है टोक्यो के अंदर 2020 वाला 21 में, ये हमारा 32वां ओलंपिक था, ठीक है। रियो डी जेनेरो ब्राजील के अंदर 2016 में जो ओलंपिक हुआ 31वां ओलंपिक था, और लंदन के अंदर जो 2012 में ओलंपिक हुआ ये हमारा 30वां ओलंपिक था। इसके अलावा जो चीन के बीजिंग में 2008 में हुआ था ओलंपिक, ये हमारा 29वां ओलंपिक था। 2004 के एथेंस ओलंपिक ये हमारा 28वां ओलंपिक था। 2000 के सिडनी ओलंपिक ये हमारा 27वां ओलंपिक था। तो मेरे जैसे भी आप भी याद रख सकते हैं, ठीक है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे याद रहेगा भाई? हर चीज को मैंने एक इवेंट से जोड़ दिया है ताकि मुझे याद रहे। कैसे इवेंट से? 2000 ईस्वी क्या था भाई? कर्णव मल्लेश्वरी प्रथम वेट लिफ्टिंग में पदक जीतने वाली महिला बनी थी, कांस्य पदक। 2004 मेजर राजवर्धन सिंह राठौर रजत जीते थे व्यक्तिगत रूप से। 2008 अभिनव बिंद्रा साहब व्यक्तिगत रूप से गोल्ड जीते थे, ठीक है। रियो डी जेनेरो 8 के बाद 12 में जो है हमारा यहाँ पे कुछ ज्यादा खास नहीं हुआ था। फिर 16 में आते हैं। 16 में इसलिए खास हो गई कि सबसे कम पदक मिले 1992 के बाद, मात्र 2, ठीक है। तो ये भी याद रहे, है ना। इसके अलावा टोक्यो ओलंपिक तो अभी अभी लेटेस्ट डाटा तो सबको पता है, तो ऐसे जो है आप भी रिलेट करके रखिए, ध्यान रहेगा। इसके अलावा रणजी ट्रॉफी 2022 के विजेता कौन है भाई? मध्य प्रदेश। मुंबई को 41 टाइम जो विजेता थे उनको हरा दिया मध्य प्रदेश 22 वाले में। थॉमस कप 2022 के विजेता भारत है, उप विजेता कौन रहे थे? इंडोनेशिया, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया, उसका नाम क्या है? अब बच्चे बोलेंगे कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, तो ये क्वेश्चन मेरे द्वारा पढ़ाए गए प्रैक्टिस सेट से आ रहे हैं। हाँ, सही बोल रहा हूँ। जब मैं एमटीएस का प्रैक्टिस सेट करवा रहा था, किसी एक वीडियो में जो बच्चे हर वीडियो अटेंड किए होंगे तो सीधे अभी तुरंत कमेंट कर देंगे जी सर बताए हैं। जो नहीं नए हैं उनको लगेगा तो परीक्षण भी कर सकते हैं भाई। डोनीपोली हवाई अड्डा मैंने बता रखा है ना। डोनीपोली हवाई अड्डा बता रखा है, तो इसे ध्यान रखिएगा, है ना। इसके अलावा ये कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। नरेंद्र मोदी ने 2023 में गुवाहाटी के अंदर पूर्वोत्तर का पहला एम्स अस्पताल का भी उद्घाटन किया, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नरेंद्र मोदी ने 2022 में पंजाब के मोहाली में भाभा कैंसर अस्पताल की भी उद्घाटन किया, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है।
प्रधानमंत्री 2022 में हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में एम्स का उद्घाटन किया, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है ना। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश में महाकालेश्वर परियोजना में महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन किया, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सभी बातों को ध्यान रखना होगा। इसके अलावा ईगर का सिनोनिम्स पूछा गया है। ईगर क्या होता है भाई? उत्सुक होता है, कोई चीज के लिए एकदम उत्सुक होना, तैयार होना, रेडी होना, मतलब एकदम चुलबुल जैसे रहना कि भाई एकदम, है ना, आएगा तो पकड़ लेंगे। जैसे कैच लेने के लिए लोग कैसे रहता है ईगर, है ना, रिजल्ट देखने के लिए आप कैसे ईगर होते हो। तो इसका सिनोनिम में आपका कीन दिया गया था। कीन का मतलब भी सेम होता है, उत्सुक टाइप से होता है ना। इसका उल्टा करेंगे तो जो आलस होता है ना, वो हो जाएगा आपका लेथर्जी हो जाएगा, मॉर्बिड हो जाएगा। मॉर्बिड भी इसी प्रकार का इसका उल्टा हो जाएगा, मॉर्बिड भी इसका जो है उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो इसे भी ध्यान रखेंगे, मॉर्बिड, है ना, ध्यान रखेंगे, इसका उल्टा हो जाएगा किन का, ठीक है। इसका आलस हो जाता है, लेथर्जी हो जाता है, मॉर्बिड हो जाता है, पेल हो जाता है, PALE, है ना, ये भी होता है ना। तो ये सब जो उसका उल्टा हो जाएगा। इसके अलावा जनगणना 2011 के अनुसार देश में, 1 मिनट भैया, अगला जो एक प्रश्न पूछा गया है कि जनगणना 2011 के अनुसार देश में सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य की है। तो ये सीधे सीधे प्रश्न पूछा गया था और कुछ नहीं है भैया। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो है सबसे अधिक है। सब दिन बताते हैं भाई जनगणना की क्वेश्चन जो है एग्जामिनर भूल गए हैं, आपको नहीं भूलना है। तो जनगणना पे अगर फुल प्रूफ वीडियो चाहिए तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आपको वीडियो देख लेना है। आपको टोटल जानकारी जनगणना के बारे में मिल जाएगी। इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगी, गारंटी है 100% वाली यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा भारत में जो सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य है, पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा बिहार, चौथा पश्चिम बंगाल और 5वां जो है आंध्र प्रदेश है। देखिए जो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश है, तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या भी है, ठीक है। और महाराष्ट्र से क्वेश्चन और बनता है कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा जो है अर्बन जनसंख्या है, परसेंटेज के हिसाब से, ठीक है, परसेंटेज के हिसाब से महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा अर्बन जनसंख्या है, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, सॉरी, जनसंख्या के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से नहीं, ठीक है। इसके अलावा बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व भी है, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो ये तीनों चीज आपने समझ लिया। सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या उत्तर प्रदेश है, सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या महाराष्ट्र, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से नहीं, ठीक है। और बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व, अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व, देश में सबसे कम जनसंख्या सिक्किम की है। सबसे अधिक लिंगानुपात पर बात करेंगे तो केरल की है। और यूटी में सबसे अधिक लिंगानुपात आपका पुदुचेरी का हो जाएगा। सबसे अधिक लिटरेसी रेट आपका केरल का है और यूटी में सबसे अधिक लिटरेसी रेट लक्षद्वीप का हो जाएगा। देश में जो डिकैडिकल ग्रोथ रहे थे, दशकीय वृद्धि, ये 17.64 रहा था। और किस सन में दशकीय वृद्धि जो है नकारात्मक घोषित किए गए थे? तो 1911 से 1921 के बीच में जो जनगणना होती है, इसमें आपका दशकीय वृद्धि जो है नकारात्मक रहा था, ठीक है। 2011 में जो आपकी फर्टिलिटी रेट है 2.2 रहा था, लिटरेसी रेट 74.0 रहा था, मेल का लिटरेसी रेट 82.14 रहा था, फीमेल का लिटरेसी रेट 65.46 रहा था। जनगणना 2 चरण में हुई थी। 15वीं जनगणना थी 2011 का, 2021 में जो जनगणना होगा ये 16वीं जनगणना होगा। आजादी के बाद प्रथम जनगणना 1951 में हुआ था। देश में प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था। देश में लगातार जनगणना 1881 लॉर्ड रिपन के समय से हो रही है। जनगणना के अध्ययन को जनांकिकी या फिर डेमोग्राफी कहा जाता है अंग्रेजी के अंदर, है ना, डेमोग्राफी कहा जाता है। तो ये सभी के सभी जनगणना वाली बात से आपको ध्यान जरूर रखना है, तभी काम बनेगी, ठीक है। अगला एक प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपसे पूछ रहा था। वहां पे पॉलिटी के 4 टर्म दिए गए थे, जैसे कथन 1, कथन 2, कथन 3, कथन 4। देखिए ये कथन उल्टा पुल्टा हो सकता है भाई, कि जो 2 में लिखा था वो मैं 1 में लिखा हूं, लेकिन कथन इसी प्रकार के थे कि विधान परिषद में विधानसभा के कुल सदस्यों का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। एकदम सही कथन है। और कल के 3rd शिफ्ट में इसी पे क्वेश्चन बना था कि भाई विधान परिषद में सदस्यों की संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या से ... प्रतिशत अधिक नहीं होनी चाहिए। तो वहां पे 15 आंसर था, ठीक है। तो ये 15 वाली सही है। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 500। राज्यसभा में अधिकतम 250। राज्यसभा में सदस्य कार्यकाल 6 वर्षों का। तो भाई बी नंबर सीधे सीधे गलत दिख रहा है, इसीलिए मैं आगे थोड़ा चला कि आपको भी थोड़ा रियलाइज हो। ऐसा नहीं है कि मैं 500 देखा और आगे बढ़ गया भाई, है ना। 500 नहीं होता लोकसभा में 550 सदस्य होते हैं। राज्यसभा में अपने आप में 250
250 सही है, 238 प्लस 12 जो 12 मनोनयन से, 232 सिलेक्शन से। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का, और अपने आप में राज्यसभा का कार्यकाल परमानेंट होता है, राज्यसभा की कभी विघटन संभव नहीं होती है। लोकसभा की जनरली कार्यकाल 5 वर्षों का, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल भी 5 वर्षों का। लोकसभा में एंट्री के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष, राज्यसभा में एंट्री के लिए न्यूनतम उम्र 30 वर्ष है ना। विधान परिषद में एंट्री के लिए जो है आपका 30 वर्ष, विधानसभा में एंट्री के लिए 25 वर्ष। तो ये सब ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा गरीबी सूचकांक कौन जारी करता है? भाई गरीबी सूचकांक नीति आयोग जारी करते हैं। कितने दिन बताऊं? नीति आयोग जारी करते हैं। इनके जो टास्क फोर्स है इनकी मदद ली जाती है। साथ ही साथ इस कामों में कौन मदद करता है? तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण इनके लिए डाटा तैयार करता है, ठीक है। तो दोनों के मदद से होती है। तो डिपेंड करता है कि नीति आयोग ऑप्शन में था क्या, या फिर नीति आयोग नहीं था तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण थे क्या, है ना। तो दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। इसके अलावा विश्व स्तर पे बहुआयामी जो पूरे दुनिया की गरीबी का आकलन करने के लिए जो बैठा है, ये हमारा यूएनओ बैठा है। इनके एक भाग यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके फुल फॉर्म भी 2 करोड़ बार एग्जाम में आ चुके हैं यूएनडीपी का, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इमाद शाही वंश के संस्थापक कौन है? अब देखिए इस क्वेश्चन कल से जो है ये आपके लगभग 4 शिफ्ट में कल एग्जाम हुआ, आज 5वां शिफ्ट भी हो गए। तो पहले दिन को अगर छोड़ दिया जाए तो इस प्रकार के क्वेश्चन हर शिफ्ट में आपसे पूछ रहा है। जैसे मलिक अंबर कौन थे? भाई मलिक अंबर कोई आम आदमी थोड़ी रोड पर चलता फिरता था कि पूछ लिया आपसे, वो भी कोई शासक था, है ना। कल अमर सिंह के बारे में पूछ लिया, है ना। कोई फला वंश के बारे में पूछ लिया। मैंने एक चांद बीबी वाला बताया है, जरूर ध्यान रखिएगा। चांद बीबी वाला क्वेश्चन आएगा भाई, है ना। चांद बीबी ये अहमदपुर और बीजापुर और अहमदनगर, माफ कीजिएगा, बीजापुर और अहमदनगर ये दोनों जगह शासन की थी चांद बीबी, ठीक है, अलग अलग टाइम में। तो ध्यान रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि चांद बीबी ने शासन किया, ऑप्शन में अहमदनगर, बीजापुर, एगो रहेगा ये ऊपर उपयुक्त दोनों, एगो रहेगा इनमें से कोई नहीं, तो उपयुक्त दोनों हो जाएगा आंसर। तो इमाद शाही वंश की जो शासन था ये आपका बरार में था। ऑप्शन में अहमदाबाद भी दिया गया था, जैसे बच्चे ने बताया, अहमदाबाद दिया गया था, जैसे कि बच्चे ने बताया, है ना। तो भाई अहमदाबाद नहीं, इसके बरार आंसर होंगे। इमाद शाही वंश के जो मतलब शासन व्यवस्था रही ये आपके कहां पे रहे? बरार के अंदर रहे। देखिए एक बीदर जगह का भी नाम है और एक बरार जगह के भी नाम है। और हरप्रीत बरार जो है आपके बॉलर भी हैं, किंग्स इलेवन पंजाब में खेलते हैं, मतलब सरदार जी, है ना। तो इमाद शाही वंश के संस्थापक फतेह-उल-उल्लाह शाह है। फतेह-उल्लाह इमाद शाह है। कौन है? फतेह-उल्लाह इमाद शाह है आपका, है ना। और ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है उमेश प्रजापति जी हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पे जो है सेंड किए हैं। उमेश प्रजापति जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो है क्वेश्चन सेंड करने के लिए। इसके अलावा एक आपका बहमनी साम्राज्य पूछता है कि भाई इनके संस्थापक कौन थे? तो बहमनी वंश के संस्थापक अलाउद्दीन बहमन शाह या हसन गंगू था। देखिए बहमनी साम्राज्य का जब विघटन होता है तभी इमाद शाही वंश की जो है स्थापना होती है। 1490 में निजाम शाही राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो भाई अहमद बहरी थे। अहमद बहरी थे आपका निजाम शाही राजवंश के संस्थापक। कुतुब शाही राजवंश के संस्थापक कौन थे? 1518 में कुली कुतुब शाह। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक आपका पूछा जाता है कि भाई ये अभी में कि बीदर शाही राजवंश की स्थापना कौन किए थे? बीदर में तो ये अली बारिद ने किया था। बारिद शाही हो गई, ठीक है। बारिद शाही की स्थापना कौन किए थे? तो अली बीदर ने किए थे। कहाँ पे? आपका बीदर में ही किए, बीदर में किए थे अली बारिद। देखिए नाम भी कितना खतरनाक मैच करता है कि जगह और आदमी के नाम में फर्क नहीं पता चल रहा है। देखिए ये है बारिद, ये क्या है? बारिद शाही राजवंश की स्थापना बीदर में हुआ था, बीदर, है ना। और कौन किए थे? अली बारिद। अब जाके क्लियर हो गया होगा। एक आपसे पूछा गया है कि कोई एक कैरेक्टर दे दिया गया, आपसे पूछते हैं कि किस डांस से संबंधित है। लड़के ने जैसा लिखा है ये आपका उमेश प्रजापति साहब, कमालिनी मालिनी। भैया इस प्रकार के तो कोई नहीं है। हेमा मालिनी है भी भाई, हेमा मालिनी को सभी जानते हैं, धर्मेंद्र साहब की पत्नी है ना, और फिल्म अभिनेत्री भी हैं। तो ये इनका पूछेगा तो सही है, लेकिन ये कमालिनी मालिनी कोई नहीं। हाँ एक कमला रानी जरूर है,
कमला रानी भी एक नृत्यांगना है, लेकिन ये हिमाचल प्रदेश की नृत्यांगना है, वहां के स्थानीय नृत्य से संबंधित है। ठीक है, तो पता कीजिएगा कि ये क्या था क्वेश्चन, मुझे एक्चुअल वाला भेजिएगा। इसके अलावा निम्नलिखित में से मिलान करने के लिए पूछा गया था, स्तनपाई, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, एनालिडा, इस प्रकार से संघ या फाइलम का नाम दे दिया गया था। आपसे नीचे मिलान करना था, तो ब्लू व्हेल था, तो ब्लू व्हेल स्तनपाई में चला जाएगा, घोंघा मोलस्का में, तितली आर्थ्रोपोडा में, और जोंक एनालिडा में। मैं अपने मन से उदाहरण लिखा हूं, उदाहरण अलग भी हो सकते हैं, लेकिन ये फाइलम का नाम था। ठीक है, मोलस्का के कुछ उदाहरण जैसे एक्टोपस, अष्टबाहु कहते हैं इसे हिंदी में। ठीक है, हिंदी में जो है इसे अष्टबाहु कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप अष्टपाद भी देख रहे होंगे, तो इसका मतलब ये जो है ऑक्टोपस ही नहीं समझ लेना, अष्टपाद मतलब जो कीड़ा मकोड़ा होते हैं जिनके 8 पैर होते हैं उसे अष्टपाद कहा गया। और जो आपका ऑक्टोपस है उसके 8 भुजा होते हैं ऐसा माना जाता है, इसलिए उसे अष्टबाहु कहा गया है। देखिए एक शतपद भी यहाँ लिखा है, आपके किस श्रेणी में आ जाएगा ये सब आर्थ्रोपोडा में आ जाएगा। ठीक है, मोलस्का ऊपर वाली लाइन है, समुद्री फैनी, शंख, नेरेटिना, एम्बलोन, ऑक्टोपस, ये सब मोलस्का में। घोंघा, सीपी, डोका, है ना, घंघौरी, गांव घर में घंघौरी बोलते हैं हम लोग इनको, छोटा छोटा घोंघा रहता छोटा छोटा, है ना, घंघौरी बोलते हैं, है ना। तो ये सब जो है आपके मोलस्का में आ जाएंगे। मैंने मोलस्का का उदाहरण बताया था कि जिसके ऊपर कवच नुमा खोल लगा रहे, खोल के अंदर रहे, तो इसे मोलस्का कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा तितली, जो भी कीट पतंग, मकड़ी, मच्छर, जो भी आपका हो जाएगा, ये सभी किसी में आता है, आर्थ्रोपोडा में। ठीक है, तो यहाँ पे बिच्छू भी आर्थ्रोपोडा में है। शतपद को देखे होंगे आप लोग, जरूर देखे होंगे भैया शतपद को। ठीक है, धान की खेती का समय है ना, अभी बहुत निकलता होगा, और गर्मी में भी निकलता है। इस प्रकार से इसे हम गांव घर में गोजर कहते हैं, गोजर। और ये कान में जाने के लिए एकदम आतुर रहता है, जैसे सोए रहेंगे ना आप नीचे में, काने में घुस जाएगा ये, है ना। पतरका वाला, एगो मोटका वाला होता है ना। तो मोटा वाला ज्यादा लाल कलर का होता है, पतला वाला थोड़ा कम कलर का होता है, तो उसे गोजर कहते हैं। पतला वाले को कान में घुस जाता है, इसलिए बच्चे लोगों को नीचे नहीं सुलाना चाहिए गांव घर में, है ना। इसके अलावा वर्ष 2022 में नामीबिया से कुल कितने चीते को लाए गए थे और कूनो नेशनल पार्क में जो है संरक्षण के लिए रखा गया था, तो 8 को लाया गया था प्रथम स्टेज में। ठीक है, कूनो नेशनल पार्क कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी दादा, तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई थी। ठीक है, 1973 में। इसके अलावा 19 जुलाई को विश्व बाघ दिवस के रूप में मनाते हैं, माफ कीजिएगा 29 जुलाई को, और 29 अगस्त को क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। किनके जन्मदिन पे, मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पे। विश्व खेल दिवस भैया 6 अप्रैल के दिन जो है विश्व खेल दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। मैंने बताया था मध्य प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हो गए, मतलब नेशनल पार्क हो गए, तो 12, जो देश में सर्वाधिक है किसी राज्य में। ठीक है, इसके अलावा मौलिक कर्तव्य किस भाग में है, तो 4 के में है। सब दिन ये सीट से आपको दर्शन कराता हूं, अब तक तो आप पुराने हो गए होंगे। मौलिक कर्तव्य जो है 1976 में ऐड किया गया था। आपका जो है कौन सा संवैधानिक संशोधन था, तो 42वां संविधान संशोधन। कौन सी समिति थी, तो स्वर्ण सिंह समिति। कितने प्रकार के जोड़े गए थे, 10 प्रकार के। कहाँ रखे गए थे, भाग 4 के ए में। कौन से आर्टिकल में, 51 के ए में। फिर अभी 11 मौलिक कर्तव्य क्यों है, तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में। शिक्षा वाला एक मौलिक कर्तव्य बढ़ गया, तो 10 से बढ़ के हो गया 11। मौलिक कर्तव्य कहाँ के से लिया गया, भाई रूस के संविधान से लिया गया है। तो ये सब बात ध्यान रखेंगे। आपके सामने 11वां मौलिक कर्तव्य का ब्यौरा है, जिसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। आर्टिकल 51 के ए, इसमें क्या है, हमारे देश के संविधान, आदर्श वाक्य, राष्ट्रगान इत्यादि को जो है आपका जो है आदर्श के वाक्यों का पालन करना। 51 के 1 के बी में है कि उन महान तत्वों को संजोना जिन्होंने हमें देश आजादी या देश भावना या की जो है जागृत किया, अंदर इंटरनली मतलब प्रेरित किया हो, उन्हें जो है संजो के रखना। आर्टिकल 51 के 1 के सी में क्या, अखंडता, संप्रभुता, इन सब की रक्षा करना, है ना। तो ये सब जरूर देख लीजिएगा, ये सीट आपके पास पहले से ही पड़ा है, कोई नई बात नहीं है। इसके अलावा पंडित बिरजू महाराज को कौन सा अवार्ड दिया गया, भाई पंडित बिरजू महाराज को जो है ना 1986 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। इसके बाद पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी दिया गया है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो दोनों में से कोई भी हो सकता है। पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने से संबंधित है, जो कथक नृत्य के प्रमुख नर्तक थे, है ना। पंडित बिरजू महाराज का ओरिजिनल नाम ब्रिजमोहन मिश्रा था, तो ये ब्रिजभूषण मिश्रा है ना, ब्रिजमोहन मिश्रा, राइट। इसके अलावा पंडित बिरजू महाराज क्या थे, नर्तक थे। भारत में पहले ग्रैमी अवार्ड किसने जीते, तो पंडित रविशंकर साहब। क्या बजाते थे, सितार बजाते थे। और सेकंड भारत रत्न के विजेता भी पंडित रविशंकर साहब ही हैं। 1999 में पहला भारत रत्न दिया गया था एम सुब्बा लक्ष्मी को संगीत के क्षेत्र में। 1990 कितने में,
तो बताइए जरा 1998 में। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखना है। फिर से आपसे पूछा गया इंडिका के लेखक कौन है, तो मेगास्थनीज है, इसके बारे में कुछ कहना ही नहीं है। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, जो कौन थे, सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। मौर्य वंश के संस्थापक कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य। किसके सहयोग से, चाणक्य के सहयोग से। किसे हरा के, धनानंद को हरा के। धनानंद किस वंश के शासक, नंद वंश के। नंद वंश के प्रथम शासक कौन, महापदम नंद, है ना। तो ये सब ध्यान रखेंगे। इसके अलावा डिवाइड का सिनोनिम आया भाई। डिवाइड मतलब क्या होता है, बांटना, बांटना होता है। तो इसका डिवाइड का मतलब कट भी हो सकता है ना। डिवाइड का मतलब अलग अलग करने से होता है, तो सेपरेट भी हो सकता है ना। सेपरेट, सेपरेट भी हो सकता है, सेपारेट, है ना। तो इस प्रकार से जो है इनके जो भी मिलते जुलते वर्ड रहेंगे आपका आंसर हो जाता। किस तबला वादक को कुछ कहा जाता है, ऐसा क्वेश्चन आया है, तो ये क्वेश्चन क्लियर नहीं है। ठीक है, इसके अलावा मोपला विद्रोह से या बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ, इस प्रकार से क्वेश्चन आया है, लेकिन क्वेश्चन क्लियर नहीं है। मैं झूठ नहीं बताऊंगा भाई कि यही पूछा गया था, इसीलिए मैं जो डॉटफुल है उसको डॉटफुल ही रखा हूं, ताकि आपके पास अगर पूरा क्वेश्चन हो तो आप मुझे पोस्ट करें कि मोपला विद्रोह जो है ये आपका कहाँ पे हुआ था, तो ये केरला के अंदर हुआ था। तो बंगाल विद्रोह से अगर पूछा गया होगा तो मोपला आंसर नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है कि बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, एग्जाम की प्रेशर रहते हैं, तो दोनों बता दिया हो, ऑप्शन में मोपला दिया हो, ऊपर पूछा हो कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंगाल में हुआ है, हो सकता है भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों मिलेंगे हम अगले शिफ्ट वाली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों जैसा कि आज है आपका 19 जुलाई 2023 और आज जो है आपका सीजीएल का एग्जाम था। सेकेंड शिफ्ट की भी एग्जाम समाप्त हो गई है। सेकेंड शिफ्ट के एग्जाम में जीके और इंग्लिश के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी 100% ओरिजिनल प्रश्नों को लेकर के आ गया हूँ। ये सभी के सभी प्रश्न जो है बताने का श्रेय जो है श्रीवास्तव जी को जाता है। इनका नेम जो है अनिकेत श्रीवास्तव जी है ना। इन्होंने जो है सभी के सभी प्रश्न भेजे हैं, जिनको आप टेलीग्राम पे फौजी के नाम से जानते हैं। फौजी एक्टिव रहते हैं, बच्चा अच्छा पढ़ने में है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला जो हमारा प्रश्न पूछा गया था कि पंडित भीमसेन जोशी और जाकिर हुसैन निम्नलिखित में से किस संगीत के प्रकार से संबंधित है। नीचे में 4 ऑप्शन दिए गए थे, पॉप संगीत, हिंदुस्तानी संगीत, कर्नाटक संगीत, इस प्रकार से जो है आपके ऑप्शंस दिए गए थे। तो भैया ये क्या हो जाएगा, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत हो जाएगा। पंडित भीमसेन जोशी की बात करें, बहुत ही उच्च क्वालिटी के गायक रहे हैं अपने ज़माने के, और आज भी इनको लोग स्मरण करते हैं उसी जो है इबादत के साथ, है ना। भैया पंडित भीमसेन जोशी कहाँ के रहने वाले हैं, ये भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। तो कर्नाटक के रहने वाले हैं, इनका जन्म कर्नाटक में हुआ था और ये किराना घराना से संबंधित थे पंडित भीमसेन जोशी, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, है ना। और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से जुड़े हुए थे, है ना। इसके अलावा पंडित भीमसेन जोशी को 2008 में जो है आपका इस बात की चर्च हुई, लेकिन 2009 में जो है इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और ये भारत रत्न सम्मान पाने वाले 1 2 2 4 ये पांचवे जो हैं म्यूजिशियन बने थे। ठीक है, तो इससे पहले जरूर 4 होंगे। तो ये 4 कौन होंगे, जरा ध्यान रख लीजिए आने वाले एग्जाम्स के लिए, है ना। तो ये 4 होंगे। सबसे पहले 1998 के अंदर एम सुब्बा लक्ष्मी क्या करती थी भाई, तो ये कर्नाटक संगीत की जो है महारानी कहिए तो भी कम है ना, क्योंकि कर्नाटक संगीत में महारत हासिल की थी। इनके अलावा 1999 के अंदर पंडित रविशंकर किससे संबंधित है, सितार प्ले करते थे और भारत के लिए सबसे पहले ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले भी पंडित रविशंकर साहब ही हैं, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा 2000 ईस्वी में किसी भी आदमी को भारत रत्न नहीं दिया गया। 2001 ईस्वी में, है ना, लता दीदी को और आपका बिस्मिल्लाह खां को, लता दीदी और बिस्मिल्लाह खां ये दोनों को एक ही साथ मिला था 2001 ईस्वी में। फिर 2009 में आपका पंडित भीमसेन जोशी को, और 2019 में आया है हमारा भूपेन हजारिका साहब को। तो ये जो कैरेक्टर हैं, ये जो छठे कैरेक्टर बने भूपेन हजारिका साहब, उनको भी ध्यान रखिएगा। भूपेन हजारिका साहब के नाम पे ही आपका ढोला सादिया ब्रिज है, जो इस समय इंडिया में नदी के ऊपर सबसे बड़ी ब्रिज है ना। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। पहले जो है आपका जो गंगा के ऊपर है महात्मा गांधी सेतु, ये ना पटना में महात्मा गांधी सेतु, लोग गांधी सेतु कहते हैं। तो ये जो है गंगा के ऊपर है, ये सबसे बड़ी नदी पुल हुआ करता था, लेकिन इसके रिकॉर्ड तोड़ दिया गया। अगला जो है ये पंडित भीमसेन जोशी साहब के बारे में, ये जो ऊपर का लाइन लगा है उसी का मैंने मौखिक रूप से भी यहाँ पे आपका व्याख्या कर दिया हूँ। इसके अलावा जाकिर हुसैन साहब सुप्रसिद्ध तबला के जो है वादक हैं। इनके अलावा जाकिर हुसैन साहब प्रमुख तबला वादक अल्लाह रखा साहब के पुत्र हैं।
अल्लाह रखा एक पिक्चर भी है, जैकी श्रॉफ उसमें हीरो है, मैंने वो भी पिक्चर देखा है जी सिनेमा पर। ठीक है, मैं बहुत पिक्चर देखा हूँ, है ना। वर्ष 2023 में जाकिर हुसैन साहब को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। अगर आपसे कोई पूछे कि वर्ष 2023 में कितने आदमी को पद्म विभूषण, तो 6 आदमी को। कितने आदमी को पद्म श्री, तो 9 आदमी, सॉरी पद्म भूषण तो 9 आदमी को। कितने आदमी को पद्म श्री, तो 91 आदमी को। टोटल पद्म पुरस्कार 106 हो गया ना जी, 106। हाँ, तो इस प्रकार से जो है आपको ध्यान रखना है। लेकिन पद्म विभूषण वाला ज्यादा पूछ लेता है। और एक चीज और मैंने बताया कि जो 91 को पद्म श्री मिला है, इनमें रवीना टंडन को मिला है, रवीना टंडन को मिलता है। क्या होता है ना कि जनरली पिक्चर उक्चर से किसी को पद्म अवार्ड मिलता है तो क्वेश्चन आने वाली एग्जाम में जो है एक बढ़िया विषय बन जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, रवीना टंडन को मिला है इस बार का जो है आपका पद्म श्री। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखना है। जैसे कल पूछा गया था कि मंजमा जोगत्ती को कौन सा अवार्ड मिला था, तो उनको भी पद्म श्री मिला था। ट्रांसजेंडर महिला थी, 2022 में मिला था। इसके अलावा आपको नर्तकी नटराज का पूछा गया था, 2021 में मिला था। ये भी ट्रांसजेंडर महिला है, इनको भी पद्म श्री दिया गया था। ठीक है, भरतनाट्यम से संबंधित थी। इसके अलावा जो है आपका ब्लो वन ट्रम्पेट, है ना भाई, अपनी जो है ट्रम्पेट खुद बजाना। इस प्रकार से जो है इनके हिंदी मतलब सीधे सीधे भी अर्थ निकालो तो निकलते हैं, ये इडियम है। इनका अर्थ होता है कि अपनी बड़ाई खुद करना, अपनी मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, है ना, अपनी मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। इसके अलावा ब्लो हॉट एंड कोल्ड, इसका मतलब क्या होता है, अपने विचार में तुरंत बदलाव लाना। मतलब कोई बहुत सारा आदमी होता है ना, फिकल स्वभाव का होता है। अभी आपको बोलेंगे कि चलिए चाय पी के आते हैं, और जैसे ही आपने शर्ट पहन लिया कि हाँ चलो ठीक है, फिर वो बोलेगा अरे चाय नहीं, चलो जूस पी के आते हैं। फिर आपने शर्ट पहन लिया, फिर बोला जूस नहीं, आज कुछ ही नहीं पीते हैं, चलो कहीं नहीं जाते हैं। तो ये बोलते हैं तुरंत माइंड को जो है बदलना, फिकल करना, चेंजेबल बोल सकते हैं इसे, है ना। इसके अलावा वोलाटाइल बोल सकते हैं, लेकिन वो जो है थिंकिंग के उसमें नहीं वोलाटाइल होता है। वोलाटाइल कोई चीज ये होता है कि जो बदलता हो। इसके अलावा ब्लो ओवर मतलब बीत जाना होता है, खास करके बुरे समय जब बीत जाते हैं तो उसके लिए ब्लो ओवर का इस्तेमाल किया जाता है। ब्लो बाय ब्लो क्या होता है, पूर्ण विवरण, एक एक करके पूर्ण विवरण, इसे बोलते हैं ब्लो बाय ब्लो। ठीक है, ब्लो बाय ब्लो। ठीक है, इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा महादेव गोविंद रानाडे ... ऐसा था कि भाई कौन निम्नलिखित में से कौन सी समाज की स्थापना करी, तो भैया महादेव गोविंद रानाडे और आत्माराम पांडुरंग, ये दोनों मिलके जो है प्रार्थना समाज की स्थापना करे थे। कब करे थे, 1867 में। कहाँ करे थे, महाराष्ट्र में। आत्मीय सभा से कौन जुड़े रहे थे, राजा राम मोहन राय साहब। ब्रह्म समाज से राजा राम मोहन राय सभा, लेकिन आत्मीय सभा 1815 और ब्रह्म समाज 1828। ब्रह्म समाज की स्थापना कहाँ किए थे, कोलकाता के अंदर। राजा राम मोहन राय साहब आधुनिक भारत का अग्रदूत कहा जाता है, आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है, आधुनिक भारत के पिता कहे जाते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे। राजा राम मोहन राय के प्रयास से ही सती प्रथा का अंत 1829 में विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था। विलियम बेंटिक गवर्नर थे, है ना, लॉर्ड भी कह सकते हैं, लेकिन मैं जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक, चलो ठीक है ना। तो इन्होंने जो है सती प्रथा का अंत किए थे, अच्छा काम किए हैं, इन्हें कह सकते हैं। बहुत अच्छा काम किया मेरे हिसाब से तो, क्योंकि भाई जो सती प्रथा थे वो सीधे जो है एक मानव जो है अपने आप को गॉड समझने लगा था कि मैं गॉड हूँ, है ना। भाई आपको किसी को मारने की जो है अधिकार नहीं दिया है प्रभु ने, है ना, तो आपने सीधे सीधे आदमी को जला रहे हो, कौन सा वो कानून किया है। तो सती प्रथा मेरे लिए तो बड़ा हीनियस टाइप का था, तो इन्होंने बंद किया, इसीलिए मैं ऐसे लॉर्ड आराम से कह सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा राजा आर्य समाज की स्थापना जो 1875 में दयानंद सरस्वती किए थे। दयानंद सरस्वती का ओरिजिनल नाम भी आपसे पूछते हैं, इनका ओरिजिनल नाम मूल शंकर है ना। इन्होंने जो है वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था, गो बैक टू वेदास। सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना की थी, कौन, आपका दयानंद सरस्वती साहब, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। और राजा राम मोहन राय साहब संवाद कौमुदी नामक पुस्तक लिखे हैं, संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी। ठीक है, और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि जो है अकबर सेकेंड ने दिया है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है विवेकानंद साहब 1897 में किए थे। इसके अलावा विश्व में हरित क्रांति के जनक आपसे पूछ लिया गया है, तो विश्व में हरित क्रांति के जनक आज ही ना मैं बताया जी, पहले वाले शिफ्ट में, जो चौथा शिफ्ट का वीडियो कल वाला प्रोवाइड कराया था सवेरे, है ना, उसी में। तो विश्व हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग है। भारत में हरित क्रांति के जनक पूछेगा तो MS स्वामीनाथन होगा, ये आयकार से भी जुड़े रहे थे। हरित क्रांति सबसे पहले इंडिया में 1967 66 67 में पंजाब में दस्तक देते हैं। ठीक है,
हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या है कि उन्नत किस्म की जो है खाद, बीज या फिर जो भी कृषि के साधन है उनमें थोड़ा सा चेंजेस ला के जो है आपको खाद्यान्न के पैदावार को बढ़ाना है। यही है आपका क्या हरित क्रांति का मेन उद्देश्य। हरित क्रांति जो है सबसे अधिक असर किस फसल पे डाले तो गेहूं पे। अगर इससे भी ज्यादा आपको अमेरिकन, लैटिन ये गेहूं लगा देता है तो मैक्सिकन गेहूं मारिएगा, ठीक है। मैक्सिकन गेहूं पे सबसे ज्यादा असर डाला इन्होंने, है ना। इसके अलावा अगला जो हमारा प्रश्न है, स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत कब की गई थी। देखिए जिन्होंने मैं फोन किया ना वो बोल रहे थे कि भाई 2016 होगा क्या। आप बच्चे जो है निराश करना ठीक नहीं है, तो मैंने बोला वो मिला लीजिएगा बाद में, लेकिन ये 2016 नहीं है, 2015 है। जब मोदी साहब आए तो सबसे पहले जो है ढांचा पे काम करने की जो है इन्होंने बहुत सारे चीज खोले। जैसे आपका जो है डिजिटल इंडिया देख लीजिए, जो मतलब कहने का मतलब क्या है कि बाहर जाके जो देख के आए उस पे काम करना ज्यादा स्टार्ट किए, है ना। ये कितने हद तक सफल हुआ ये हम देख ही रहे हैं, देखते हैं। सफल भी हुए बहुत हद तक, लेकिन ये सब जो काम है 14-15 में बहुत सारे ऐसे चीज हुए, लेकिन 14 में कम ही हुए क्योंकि 14 में बहुत लेट तो आए ही सत्ता में, ठीक है। तो 14 में नमामि गंगे प्रोजेक्ट आया, सबसे पहले गंगा मैया की क्लीनेस वाला। इनके अलावा आपका जो है ये स्मार्ट सिटी मिशन आ गए। इसके अलावा स्टैंड अप इंडिया कार्यक्रम जो है ये आ गए, है ना। डिजिटल इंडिया आ गए, प्रधानमंत्री जन धन योजना आ गए, 2014 में आया था ना जी। हाँ तो ये सब जो है 1-2 साल में बहुत सारे चीज जो है लपेटे में आ गए, बहुत सारे चीज जो है स्कीम आए थे उस समय, ठीक है। तो स्मार्ट मिशन 2015 में ही होगा जी, है ना, स्मार्ट मिशन। इसके अलावा यहाँ पे आपको स्मार्ट मिशन के बारे में कुछ जानकारी मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे देखिए आरंभ हुआ था 2015 में, केंद्र द्वारा प्रायोजित है ना। कौन से मंत्रालय के अंदर है, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, ठीक है, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय। आपसे एक क्वेश्चन अभी अभी हाल में पूछा गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो शहरी है ये किस मंत्रालय के अंतर्गत है। तो जो आवास योजना सिटी वाला है, शहरी वाला है ना, ये शहरी मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत है, ठीक है। और जो ग्रामीण वाला है वो अलग मंत्रालय है, तो दोनों के एक में नहीं मिला दीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा जो आपका आवास, ये बता ही दिए कि आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन है आपका स्मार्ट सिटी मिशन, है ना। मिशन की समय सीमा जो है जून 2023 तक विस्तारित किए गए हैं, और ये वहां तक जब पहुंचेगा ना तो फिर से इसमें बढ़ोतरी किया जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी चीज एक बार में शुद्ध नहीं होता है, ठीक है। एक बार में शुद्ध नहीं होता है भाई, उसको बढ़ाना ही पड़ता है। जैसे आपने फॉर्म भरना ही देखा होगा कितनी बार, आज लास्ट डेट है, शाम को पता चला डेट बढ़ गया, एक बार में शुद्ध नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राज्य से संबंधित है, लेकिन आपको कभी उस पर नहीं जाना है कि डेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, आपको अपना काम टाइम से ही करना है भाई। ये तो मैं सिर्फ एक मजाक के लिए एग्जाम्पल दे दिया था। भवई आपके ऑप्शन में दिए गए थे जो उड़ीसा में फिट नहीं बैठता है। बाद बाकी आपके ऑप्शन में थे उड़ीसा में जो हो सकती है नृत्य और त्योहार वगैरह, ये घुमरा हो सकती है। देखिए मैंने बता रखा है खाली घूमर रहेगा तब राजस्थान, यहाँ पे लिखा है घुमुरा। घुमुरा एक अलग है जो उड़ीसा में होता है। ओडिसी शास्त्रीय नृत्य भी होती है, गोटी पुआ भी होती है। छऊ उड़ीसा और झारखंड के साथ साथ पश्चिम बंगाल में भी होता है, तो ये तीनों जगह याद रखेंगे। नौखाई त्योहार ये भी उड़ीसा में होते हैं। नवकलेश्वर महोत्सव उड़ीसा में। धनु यात्रा ओपन थिएटर ये भी आपका जो है उड़ीसा में। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा ये भी उड़ीसा में होते हैं। तो ये सभी के सभी उड़ीसा से जो है संबंधित हैं। इनके अलावा उड़ीसा का आकर्षण बिंदु पे आए तो सिमलीपाल है। सिमलीपाल में गाने वाली मैना पाई जाती है। CGL 19 में पूछा गया ये क्वेश्चन है कि गाने वाली मैना होता है ना, मैना जो थोड़ा मुंह उसका पीला रहता है, बाद बाकी सब थोड़ा ब्राउन रहता है शरीर, पक्षी, तो ये किस अभयारण्य में जो है पाए जाते हैं, तो सिमलीपाल में बताइएगा। इसके अलावा चिल्का झील, महेंद्रगिरी की चोटी, कोणार्क का सूर्य मंदिर जिसे ब्लैक पैगोडा कहते हैं, ये सभी के सभी उड़ीसा में है। सूर्य मंदिर भी है, भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर भी है, हाथी गुम्फा अभिलेख भी है, ये सभी के सभी उड़ीसा में है। एक क्वेश्चन आपसे आने वाले दिन में राइज हो सकती है, हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक से संबंधित है, तो आपको बताना है जी खारबेल से संबंधित है। किससे? खारबेल से। खारबेल, है ना। खारबेल से एक बार ये क्वेश्चन आया कि कौन से धर्म को फॉलो करते थे, तो आप बताइएगा ये जैन धर्म को फॉलो करते थे, ठीक है। ब्लो आउट आ गया है आपका। ब्लो आउट का मतलब होता है फूक मार के बुझा देना, फूक मार के बुझा देना। इस प्रकार से जो है आपका, है ना, ब्लो आउट का आंसर होता है टू एक्सटिंग्विश। इस प्रकार से आपने फायर एक्सटिंग्विशर देखा होगा ना, एक्सटिंग्विशर, है ना, तो इसी से मतलब होता है बुझाना।
73वां गणतंत्र दिवस अपन ने कब सेलिब्रेट किया, इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले हैं। तो आप आंसर भी लगा सकते हैं 1950 से, और 2023 में घटा दीजिएगा, है ना। तो आपको जो है आ जाएगा, 3 में से 0 गया तो 3, अब 12 में से 5 गया तो 7। तो भाई 73वां कब हो गए, है ना, 2023 में। लेकिन अगर आप इसे काउंट करेंगे 1950 से 2023 तक एपी में लगा के काउंट करके देखिए तो कितना हो जाएगा भाई, ये 74 टर्म हो जाएंगे। इसका क्या होता है, एपी में लगाने का मतलब क्या होता है, कितने टर्म है काउंट करने में, तो भाई इसके बीच का जो डिफरेंस है कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्योंकि हम 2023 के बाद 2024, थोड़ा सा मैथ भी पढ़ लीजिए, 2024 लगाएंगे, 2025 लगाएंगे, ऐसे करते करते हमको 1950 तक जाना है। तो हमको गिनना है कि भाई कितने जो है आपका आ गए, तो है ना। तो फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म होता है, तो बड़का में से छोटका घटाओगे, है ना। तो 2023 में से 1950 हमने घटाया तो 73, अब बट्टा आपका क्या होता है, डिफरेंस होता है बीच का, तो बीच का डिफरेंस कितना है, 1 है, अब +1 होता है। तो 74 बार ये टर्म है, इसीलिए जो 73वां गणतंत्र दिवस है ना, वो 2022 में मनाया गया। ये लॉजिकल क्वेश्चन है, जो बच्चे जोड़ के वहां पे निकालना चाहेगा एपी के हिसाब से तब तो ठीक है, अगर सीधे सीधे घटाया तब गया 2 नंबर, 2 नंबर क्या 2.5 नंबर, ठीक है। तो ये यहाँ पे लॉजिक छुपी है भाई, ऐसे नहीं है, हवा में कोई बात नहीं होती है, थोड़ा वजन रहता है तभी पूछता है। पहला गणतंत्र दिवस आपका 26 जनवरी 1950 को होती है। संविधान अंगीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को। संविधान निर्मात्री मिशन कौन थे हमारे यहाँ, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे, 3 सदस्य। कौन कौन, AB अलेक्जेंडर, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, इसके अलावा आपका स्टोफर्ड क्रिप्स, एस के लिख देता हूँ, स्टोफर्ड क्रिप्स, सी लिखना पड़ेगा क्रिप्स का, ठीक है। तो ये थे आपका जो है, ठीक है, तीनों जो है सदस्य थे, ठीक है। जो बच्चे को ये एपी समझ में नहीं आया, छोटा सा लेके देख समझा देता हूँ भाई, काम आएगी कभी, जिनकी जो है, जिनको लगता है कि ये ट्रिक मुझे समझना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपको 1 से 10 तक जोड़ना है, बीच का हमारा 1 2 3 इस प्रकार से जो है, हम चाहते हैं कि 1 10 तक कितने टर्म है, मुझे पता नहीं है कि कितने टर्म है, ठीक है। यहाँ तो आप छोटा है तो पता कर लोगे ना, वहां तो पता नहीं था ना, ठीक है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि बीच का डिफरेंस कितना है, 1 है, 1 है। तो क्या होता है कि लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 10 में से 1 गया तो 10 में से 10 है लास्ट टर्म, 1 है फर्स्ट टर्म, तो 10 में से 1 गया तो 9। अब बट्टा होता है आपका डिफरेंस, तो बीच का डिफरेंस कितना, 1 के गो, अब प्लस होता है 1, तो 9 1 9 1 10 गो टर्म है 1 से 10 तक, ठीक है। तो ऐसे निकालते हैं, एन जिसे बोलते हैं आप एपी में। इसके अलावा आपसे पूछा गया है कि बेंजल्डिहाइड किस समूह के अंतर्गत आती है। भाई बेंजल्डिहाइड किससे बनी है, सबसे पहले तो ये बात यहाँ पे राइज हो रहा है आपके सामने कि बेंजल्डिहाइड किससे बनी है। आपके सामने जो ये चकमकाता हुआ ये दिख रहा है लाल और नीला, ये है बेंजीन का सूत्र। इसमें क्या है, 6 गो तो है कार्बन, है ना, और 6 गो है जी आपका हाइड्रोजन, है ना। मैंने आपको एक दिन बताया था कि 1 गो कार्बन को संतुष्ट होने के लिए ना 4 गो हाइड्रोजन लगता है जी, 4 गो हाइड्रोजन लगता है। तब आप कहोगे भाई ये तो 1 गो हाइड्रोजन है, तो भाई ये भी एक बॉन्ड काउंट होता है, और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे देखिए 2 1 3 और 1 4 गो हो गया, ठीक से मिटा देते हैं। तब देखिए ये देखिए एगो बॉन्ड है, ये 2 गो, तो 3 गो एगो ही, तो 4 गो नहीं हो गया, तो 4 गो चाहिए इसको कार्बन को संतुष्टि के लिए। आप कोई भी कार्बन को मिलाकर देख लीजिए 4 गो पूर जाता होगा। देखिए इस वाले को हम देखते हैं अब, तो 1 1 2 और 2 4। अब हम इस वाले को देखते हैं, इस वाले को, तो 2 1 3 और 1 4, ये वाला है ना। तो 4 गो चाहिए। ऑक्सीजन को कितना चाहिए होता है भाई, 2 गो चाहिए होता है, 2 गो, है ना। H2O जो आपका है, ये कैसे इसकी संरचना है, चलिए H2O की संरचना बताते हैं। ये देखिए O है ना, इस प्रकार से आप H2O को लिखते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन को अपने आप में संतुष्ट होने के लिए 2 गो चाहिए हाइड्रोजन, है ना। तो है ना, एगो ये बॉन्ड, एगो ये वाला सिंगल बॉन्ड 2 बार, तो 2 गो हो गया। तो इस प्रकार से हो जाएगा आपका जल का सूत्र। तो इसी बेंजीन का क्या हो गया, C6H6, इसे कहते हैं जी बेंजीन। क्या कहते हैं, इसे कहते हैं जी बेंजीन, बेंजीन कहते हैं इसे, ठीक है। इसी बेंजीन में क्या होता है कि जब आप एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हो और उसके जगह पे आपका एल्डिहाइड वाला कंपाउंड को जोड़ देते हो, अब देखिए तो C6H5 हो जाएगा। भाई अभी आपने C6H6 देखा ना बेंजीन का, मैंने कहा कि एक हाइड्रोजन की रिमूवल कर दो, तो हाइड्रोजन 6 से 5 हो गया, और इसमें हमें एल्डिहाइड वाला ग्रुप जोड़ देना है CHO, है ना। CHO जोड़ दिया तो क्या हो गया, अब कार्बन 6 से बढ़ के 7 को हो गया, तो C7 हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपका हाइड्रोजन पहले 5 को और आ गया, तो 6 हो गया हाइड्रोजन, है ना। 1 सेकेंड, 6 एक साथ हाइड्रोजन 6 होगा, ठीक है। हाइड्रोजन जो है 6 गो होगा और 1 ऑक्सीजन होगा, यहाँ पे गलती लिखा गया, ठीक है। यहाँ पे जो है C7 कर लीजिएगा, H6 कर लीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार से बनेगा, तो इस प्रकार, और लास्ट में एगो O हो जाएगा। कहने का मतलब है कि लास्ट में जिसका CHO ग्रुप है वो एल्डिहाइड होता है, जिसमें लास्ट में CO ग्रुप रहता है वो कीटोन होता है, लास्ट में OH ग्रुप रहता है वो एल्कोहल होता है।
फिर आप कहोगे कि भाई NaOH एल्कोहल तो नहीं है, ये तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होता है, तो इसको आप एल्कोहल OH का एल्कोहल बता रहे हैं आप। भाई OH एल्कोहल ही होता है, लेकिन ये तब होगा जब इसमें पूर्णतः ऑर्गेनिक चीज में के साथ जो है ये अंत में लटकता रहेगा, ऑर्गेनिक। लेकिन यहाँ पे आप NaOH देख रहे हैं, यहाँ पे मेटल नॉन मेटल की बात हो रही है, इसीलिए ये वाला जो है आपका क्या क्या हुआ, एल्कोहल नहीं हुआ। ठीक है, समझ रहे हैं, ये ऑर्गेनिक चीज में ये सब ग्रुप काम करता है। आपने बेंजीन क्या ऑर्गेनिक चीज है भाई, है ना। चलते हैं आगे। इसके अलावा राष्ट्रपति के निर्वाचन से संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपसे पूछा गया था। कथन उल्टा पुल्टा हो सकता है, और जहां तक मैंने 10 कथन रख लिए हैं कि ये सब चाहिए। राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, सही है। जो कथन है सब सही लिखा हूं, कुछ गलत नहीं लिखा हूं, तो गलत वाला जो होगा वो चुनना था आपको। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यसभा और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं। कहने का मतलब लोकसभा, राज्यसभा और राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग ले सकते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में कैंडिडेट के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होते हैं, ये भी सही है अपने आप में। भारत में कोई भी व्यक्ति कितना भी बार राष्ट्रपति चुने जा सकते हैं, ये भी अपने आप में सही है। राष्ट्रपति की न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष है, अगर आप कैंडिडेट बनना चाहते हैं तो, ये भी सही है। राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की वीटो के अधिकार है, ये भी सही है। राष्ट्रपति संसद के प्रमुख अंग होते हैं और कार्यपालिका का प्रधान होता है, ये भी सही है। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी विवाद को जो है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निपटाया जाता है, तो ये भी सही है। राष्ट्रपति यूपीएससी के अध्यक्ष, महान्यायवादी, राज्यपाल, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के सभी जस्टिस की नियुक्ति करते हैं, ये भी सही है। ये सभी जो है आपके राष्ट्रपति के बारे में सही है जी। इसके अलावा राष्ट्रपति का महाभियोग 61 में है, क्षमादान 72 में, अध्यादेश 1, 2, 3 में, है ना, पद 52 में, है ना, कार्यपालिका का प्रधान 53 में, है ना, 61 में महाभियोग बता ही दिया। तो ये 108 जो है, इससे ज्वाइंट सीटिंग बुलाते हैं, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को जो है बुलाते हैं राष्ट्रपति साहब। तो ये राष्ट्रपति साहब के बारे में कुछ जानकारी। अगला एक प्रश्न पूछा गया, डेलीगेट का एंटोनिम पूछा गया था। भैया डेलीगेट क्या होती है ना, डेलीगेट मतलब प्रतिनिधि, प्रतिनिधि समझ रहे हैं ना, प्रतिनिधि होती है, डेलीगेट मतलब प्रतिनिधि। तो इनके उल्टा मतलब प्रतिनिधि मतलब क्या होगा, एक तरीके से कैंडिडेचर आप दे रहे हैं किसी चीज को, इससे जस्ट उल्टा जो भी मीनिंग देता होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिकॉज एंटोनिम यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के सेकेंड शिफ्ट में जो प्रश्न मुझे प्राप्त हुए, मैं लेकर के आया। अगर आपको जो भी प्रश्न पता है, अगर आपका एग्जाम था, तो आप मुझे पर्सनली जो है कमेंट कर सकते हैं टेलीग्राम पे, या फिर किसी वीडियो के माध्यम से भी कर सकते हैं, क्योंकि अब जो मैं वीडियो जब प्रोवाइड करा ही दिया तो क्या टेंशन है, मैं अगली वीडियो में उसे जो है ऐड कर दूंगा, है ना। और ये पीडीएफ आपको निःशुल्क ही दिया जाता है, जो भी हमारे एनालिसिस की पीडीएफ है। और अगर जो पेड वाली पीडीएफ की बात करेंगे तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो हमारा 57 क्लास जो रन कर रही है उसकी पीडीएफ आपको पेड दिया जाता है, पर डे एक क्लास, पर डे एक पीडीएफ के हिसाब से। अगर आज आप ज्वाइन करते हैं तो आज आपको जो है 18वीं पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी, क्योंकि क्लास जो है बीच में एक दिन गैप हो गया, कल नहीं करा पाए थे। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों जैसा कि आज है आपका 19 जुलाई 2023 और आज जो है सीजीएल का एग्जाम था। थर्ड शिफ्ट की भी एग्जाम समाप्त हो गई है। थर्ड शिफ्ट के एग्जाम में जीके, जीएस और इंग्लिश के वर्ड जो भी पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर के आ गया हूं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, मैं 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ साथ आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट टू फैक्ट एक्स्ट्रा फैक्ट दूंगा, जो आने वाले नोट सीजीएल कोई भी आप एग्जाम देंगे वहां पे आपको हू बहू पॉइंट के जैसा एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा। छांटने काटने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो अगर आप मेरे से जुड़े हुए हैं तो ये बात बखूबी जानते हैं, अगर नहीं जुड़े हुए हैं, नए आ रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि आपको काम आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जो बच्चे पीडीएफ के लिए क्वेश्चन राइज करते हैं कि भैया पीडीएफ कहाँ मिलती है, तो ये जो हम एनालिसिस करा रहे हैं इसकी पीडीएफ आपको जो है मिलेगा कहाँ पे, तो ये पीडीएफ आपको मिलेगा जो है टेलीग्राम पे। और जो हमारा पेड पीडीएफ चलती है, जिसकी हमारी रोजाना एक क्लास आती है शाम के टाइम 8 से 9 बजे के बीच, 57 क्लासेस आने वाली हैं, तो इनके पीडीएफ हमने पेड रखा है। ये पीडीएफ आपका बाइलिंगुअल होता है और पर डे क्लास के बाद आपको एक पीडीएफ उसी क्लास का मिलेगा एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, अगर आप पीडीएफ बाय करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पे बात कर लीजिए, आपको आगे की जानकारी दे दी जाएगी। ये सभी के सभी प्रश्न जो है विनय कुमार यादव जी भेजे हैं, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ठीक है, तो भैया प्रश्न का पूछा आज थर्ड शिफ्ट में। तो पहला प्रश्न जो देखने को मिला, अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में भारत आए थे। मैंने आपको हिस्ट्री का पार्ट 1 और पार्ट 2 यहां तक की पीडीएफ भी दे दिया हूं और वीडियो भी दे दिया हूं। उससे अगर बाहर अगर आपको आ जाए इस वाले हिस्ट्री से तो मुझे बताइएगा,
ठीक है, उस दिन बताइएगा कि भाई इससे बाहर आ गई थी हिस्ट्री में, मुझे पता नहीं, आपने लिखा नहीं। ठीक है, तो अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो देवराय द्वितीय के काल में आए थे। मैंने बॉक्स बना के वहां पे सभी विजयनगर में आने वाले जो भी यात्री हुए सबका नाम लिख के दे दिया हूं कि भाई किसके काल में कौन आया था। तो अब्दुल रज्जाक जो है ये देवराय सेकेंड के काल में आए थे। अगर आपसे कोई पूछे कि अब्दुल रज्जाक कहाँ के रहने वाले थे तो आप बताइएगा कि भाई ये ईरानी थे, ईरान के तरफ के थे। ठीक है, इसके अलावा इब्न बतूता किसके काल में आए थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आए थे, सल्तनत काल में आए थे, मोरक्को से आए थे। कहां से आए थे? मोरक्को से आए थे। रेला नामक किताब भी लिखे थे। ठीक है, इसके अलावा मार्को पोलो कहां के रहने वाले थे? ये क्वेश्चन कई दफा आए एग्जाम में, खास करके रेलवे में आता है ये एग्जाम। तो ये इटली के रहने वाले थे मार्को पोलो, और गांव घर में आपने मार्को पोलो बस भी देखा होगा, व्हाइट कलर का मार्को पोलो बस काफी चलता है। इसके अलावा निकोलो कांटी, ये निकोलो कांटी कहाँ के थे भाई? ये थे आपका इटली का। कहाँ का? इटली का। भैया इटली को जो है यूरोप का इंडिया कहा जाता है, क्योंकि इटली में गंगा के जैसे ही पो नदी है और इटली भी कृषि प्रधान देश रहा है ना, लेकिन ये विकसित देश है। इसके अलावा डोमिनिक पायस, ये आपका कृष्णदेव राय के काल में भारत आए विजयनगर भ्रमण हेतु। कौन? डोमिनिक पायस। ठीक है, ये पुर्तगाली थे डोमिनिक पायस। कृष्णदेव राय जितने भी विजयनगर में राजा हुए ये सबसे जो है प्रमुख राजा हुए कृष्णदेव राय, है ना। कृष्णदेव राय एक किताब लिखे जिनका नाम है आमुक्त माल्याद। आमुक्त माल्याद, ये एसएससी काफी पूछता है इसलिए बताना उचित समझा। और कृष्णदेव राय के जो मंत्री परिषद होते थे उसे अष्ट दिग्गज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अष्ट दिग्गज। शिवाजी के मंत्री परिषद को अष्ट प्रधान, अष्ट प्रधान। अकबर के मंत्री परिषद को नवरत्न, और जो विक्रमादित्य है, चंद्रगुप्त सेकेंड कहिए या विक्रमादित्य कहिए, तो उनके भी मंत्री परिषद को नवरत्ने कहा जाता था। तो समझ रहे हैं, तो ये चारों मंत्री परिषद से भी क्वेश्चन आए एग्जाम के अंदर, तो इन्हें भी ध्यान रखें भाई। इनके अलावा हेनसांग आपका आ गया था भैया हर्षवर्धन के काल में, और फहियान आ गए थे आपके भैया चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। ये दोनों भैयारी चीन के रहने वाले थे। हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा हेनसांग ने सीयू की नामक एक पुस्तक भी लिखी। इनके अलावा हेनसांग जो है नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययनरत भी रहे। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमार गुप्त प्रथम है, कुमार गुप्ता प्रथम है। ठीक है, इसके अलावा नालंदा विश्वविद्यालय के विध्वंसक में बख्तियार जो है खिलजी रहे थे, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये सभी थे जो नालंदा विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलाधिपति आपका अरविंद पनघड़िया जी बन गए हैं। ये वही अरविंद पनघड़िया जी हैं जो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष बने थे 2015 के अंदर, है ना। तो ये सभी बातों को ध्यान रखते हुए मैं यहां से निकलता हूं। ठीक है, चलते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा गया, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भारत को कितने पदक मिले? 19 पदक मिले। आज फर्स्ट शिफ्ट जो वीडियो दिया था उसमें भी इसकी ब्यौरा दिया गया था। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 16वें ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक थे। भारत इसमें भाग लेना स्टार्ट करता है आपका 1968 ईस्वी से। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जैसे आपका पेरिस ओलंपिक 1900 से भारत भाग ले रहा है। इसके अलावा टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत को कुल 19 पदक मिले। 5, 6, 8 जो मेन वाला ओलंपिक है उसमें भारत को कितने पदक मिले? 7 पदक मिले। 1, 2, 4। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखेंगे। जो शीतकालीन ओलंपिक हुआ था अभी लेटेस्ट वाली 22 के अंदर, उसमें भारत को मिले लड्डू पदक, 0 पदक, कोई पदक नहीं। ठीक है, इस पैरा ओलंपिक में भारत का पोजीशन क्या रहा था भैया? 24वां पोजीशन रहा था। पहला पोजीशन पे चीन रहा था, और जो मेन वाला ओलंपिक हुआ उसमें पहला पोजीशन पे कौन रहा था? तो यूएसए रहा था, और सेकेंड पोजीशन पे चीना ही रहा था। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। एब्सर्ड का सैनोनेम, एब्सर्ड का सैनोनेम क्या होता है भाई? एब्सर्ड का सैनोनेम जो है ये आपका क्या होता है? तो बेतुका। बेतुका इसका हिंदी में अर्थ होता है एब्सर्ड का। बेतुका होता है ना बदहया, मतलब जिसको कोई शर्म वगैरह ने कुछ भी बोल दिया मुंह उठा के बेतुका, तो उसे एब्सर्ड बोलते हैं, भद्दा टाइप से कह सकते हैं। ठीक है, तो जो भी इनसे मिलता जुलता होगा अनसिविलाइज्ड भी हो जाएगा इनके सैनोनिम। ठीक है, जो आदमी बड़े अच्छे नेचर के होते हैं या फिर अच्छे कल्चर में रहे तो उनको सिविलाइज्ड पर्सन बोले जाते हैं। जो मतलब एकदम जंगली टाइप का बारबेरियस बोलते हैं उसको, तो ये भी अनसिविलाइज्ड भी हो सकता है आपका जो है एब्सर्ड का मीनिंग। अगर आदमी के रिलेशन में बात करें तो, अगर कोई बात की बात करें तो एक ऐसा बात जो एकदम बेतुका हो, जो मतलब फिट नहीं बैठता हो कंडीशन के हिसाब से। ठीक है, तो 5, 6, 8 जरूर ध्यान रखिएगा। आपको टोक्यो पैरा ओलंपिक में पदक आने वाले सीट में हो सकता है कि आपको पूछ ले कि भाई गोल्डे कितना मिला तो 5 को बता दीजिएगा, रजत कितना मिला तो 8 को, अब ब्रॉन्ज कितना मिला तो 6 को, तो बता दीजिएगा। इस प्रकार से ध्यान
ध्यान रखना है। इसके अलावा निम्नलिखित में से कलावती किससे संबंधित है आपसे पूछा। मैं चिल्ला चिल्ला के गले में मेरे दर्द करने लगे तो मैं गर्म पानी पिया था, पता है आपको। मैंने जब बताया था भाई कलावती देवी, बिंबावती देवी, चारू माथुर, झावेरी बहन और सिंह सरनेम, ये सभी को मणिपुरी से ले जाना है। यहीं पर ही आपको बताना है भैया कि सितारा देवी इंपोर्टेंट कैरेक्टर हैं, कथक में जाना है। अन्नपूर्णा देवी सुरबहार में जाना है, सुरबहार बजाती थी ये, है ना। ये सब कुछ गिने चुने नाम है। टीएच विनायक घाटम प्ले करते हैं, असद अली खान रुद्रबीना प्ले करते हैं। तो भैया इसी में से आपका जो है छाप दिया एक, है ना, कि कलावती देवी किस घराने से संबंधित है या फिर किस नृत्य से संबंधित है, ऐसे प्रश्न आपसे पूछे हैं। ऑप्शन में आपका रायगढ़ दिया गया था, मणिपुरी और कथक। तो भैया देखने से क्या लगता है मणिपुरी नहीं है भाई, मणिपुरी से हो जाएगा। कलावती देवी, बिंबावती देवी, झावेरी बहने मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। गुरु विपिन सिंह को भी रख लीजिएगा, चारू माथुर को भी लिख लीजिएगा, अमली सिंह को भी रख लीजिएगा, अतंब सिंह को भी रख लीजिएगा, सोनरिक सिंह को भी रख लीजिएगा, गोपाल सिंह को भी रख लीजिएगा। ठीक है, ये सभी के सभी मणिपुरी से संबंधित है। मैंने आपको शास्त्रीय नृत्य के कुल्लू तक पहुंचने वाला जो है आपको कुल्लू बता दिया हूं। आगे का काम बंधु आपका हो जाता है। ये क्या है कुल्लू, जो नए बच्चे हैं उनके लिए, कि भाई रेड्डी सरनेम देखे तो आप कुचिपुड़ी के पास पहुंच जाना, है ना। महापात्रा सरनेम देखे तो आप ओडिसी के पास पहुंच जाना। सिंह सरनेम देखे, झावेरी बहन देखे, है ना। इसके अलावा कुछ नहीं, दो ही ऑप्शन काम करेगा यहाँ पे। तो ये मणिपुरी के पास पहुंच जाना, क्योंकि देवी में सितारा देवी भी है जो कथक के अंदर भी है। ठीक है, इसलिए मैं देवी नहीं बताऊंगा। ठीक है, इसके अलावा जो आपका महाराज सरनेम है, ये आपका कथक नृत्य का जो है आपका टाइटल ज्यादातर रहता है। तो ये जो है याद है तो बहुत अच्छा, नहीं याद है तो आपको नंबर दिलाएगा जी एग्जाम में। कल एक बच्चे ने कमेंट किया कि थर्ड शिफ्ट में पद्मजा रेड्डी पूछा था सर, और आपने सिर्फ यही बताया था कि रेड्डी देखते ही कुचिपुड़ी मार देना, हमने मार दिया और सही हो गया सर। मुझे याद भी नहीं था, बस इतना ही याद था कि रेड्डी बोले थे तो मैंने रेड्डी के साथ जो है कुचिपुड़ी में चला गया, तो एकदम सही चले गए भाई, क्या दिक्कत है ना। तो ये ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। इसके अलावा रेड्डी फैमिली, वेदांतम सत्यनारायण, ये सभी के सभी कुचिपुड़ी से, जैसे आपका राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, पद्मा रेड्डी, वेदांतम सत्यनारायण, ये सभी के सभी कहां पे चले जाएंगे, तो ये कुचिपुड़ी में चले। कुचिपुड़ी कहां का भाई, आंध्र प्रदेश का। इसके अलावा संयुक्ता पनीगिरी, सोनल मानसिंह, किरण सहगल, माधवी मुदगल, इंद्रानी रहमान, गुरु केलुचरण महापात्रा, ये गुरु है ना। ये सभी के सभी जो है ओडिसी के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य के नर्तक और नर्तकी हैं। भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया, ये भी क्वेश्चन आया है आज। ठीक है, तो भारतीय संविधान को भाई 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था। अंगीकार मतलब एक्सेप्ट, ठीक है, और लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। तब से लेकर हम आज तक गणतंत्र दिवस मनाते आ रहे हैं। ठीक है, कैबिनेट मिशन के तहत जो है हमारी संवैधानिक ढांचा को तैयार किया गया था। आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के ढांचा पे काम करने के लिए कौन से मिशन भारत आए थे, तो कैबिनेट मिशन। आपसे ये भी पूछता है कि कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे, तो आपको बताना भैया 3 सदस्य थे। कौन कौन थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, अलेक्जेंडर थे और आपका स्टोफर्ड क्रिप्स थे। तो ये 3 गो शासक थे, मतलब सदस्य थे। ठीक है, इसके अलावा संविधान कब अंगीकार हुआ समझ गए, लागू कब हुआ से भी समझ गए। प्रथम गणतंत्र दिवस के अवसर पे चीफ गेस्ट के रूप में कौन आए थे, तो डॉक्टर सुकर्नो। डॉक्टर सुकर्नो कौन है भाई, इंडोनेशिया के उस समय के राष्ट्रपति हुआ करते थे, अब तो इस दुनिया में नहीं है। ठीक है, सुकर्नो, है ना। इसके अलावा 2023 में गणतंत्र दिवस के अवसर पे कौन से चीफ गेस्ट आए थे, तो भाई अब्दुल फतह अल सीसी। ये कहाँ के हैं, इजिप्ट के जो है प्रेसिडेंट हैं, मिस्र के राष्ट्रपति हैं। देखिए 2 साल कोई भी यात्री मतलब चीफ गेस्ट नहीं आया। वो 2021 में नहीं आया आपका, और 2022 में कोई नहीं आया। 2020 में कौन आए थे, बोलोनसारो। कौन आए थे, बोलोनसारो, ब्राजील के। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, भीमराव अंबेडकर। अब प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था भाई, ड्राफ्ट कमीशन का 1947 में। ठीक है, और इनके जो कितने सदस्य थे, तो 7, 1+6 के रेशियो में। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, वो अध्यक्ष 6 अन्य सदस्य, जिसमें कृष्ण भगवान का नाम बहुत ज्यादा है, माधव, कृष्णन, इस प्रकार से। ठीक है, इसके अलावा गिल्टी का सिनोनिम्स पूछ लिया आपका। भाई गिल्टी मतलब क्या होता है, जो गिल्टी फील करता है, मतलब आप जो है खुद को दोषी कह रहे हो, गिल्ट फील कर रहे हो, है ना, मतलब लज्जित हो, है ना। तो भाई गिल्टी का आपको ऑप्शन में फॉल्टी दिया था, फॉल्टी। तो जो फॉल्ट करेगा वही फॉल्टी, है ना। तो यहाँ पे फॉल्टी, देखिए फॉल्टी को आप दूसरे वे में भी सोच सकते हैं। तो जैसे कोई इक्विपमेंट है और वो खराब है, तो हम उसे भी कह देते हैं हम बोलचाल के भाषा में, दिस इज फॉल्टी, है ना। तो भाई यहाँ से सोचने के लिए अलग है, लेकिन जब ऑप्शन नहीं मिले तो उंगली को टेढ़ा करे ना, तो फॉल्टी भी हो सकता है। अब इससे सुटेबल ऑप्शन होगा तो ये मैं नहीं कर सकता हूं, बच्चे ने फॉल्टी बताया है तो फॉल्टी हो सकता है ना। कल्प्रीट भी हो सकता है, कल्प्रीट मतलब दोषी होता है ना। तो ये सब भी ध्यान रखना है। इसके अलावा पेट दर्द करने लगता है,
इसके अलावा एक प्रश्न आपसे जो है पूछा गया है कि H2SO4 में H का परसेंटेज, S का परसेंटेज और O का परसेंटेज क्या होगा। अब देखिए क्वेश्चन बड़ा लॉजिकल है ना। जिनको नहीं आता है, जिनको परमाणु क्रमांक की ज्ञान नहीं है, ये इस क्वेश्चन को नाक रगड़ के रह जाएगा, वहीं पे नहीं बनेगा भाई। परमाणु क्रमांक की अगर आपको ज्ञान है तभी ये क्वेश्चन बनेगी। और परसेंटेज तो आप हमसे बेहतर जानते ही हो, मैथ तो भाई SSC में एग्जाम देने आए तो मैथ तो अच्छा होगा ही, है ना। तो भैया H का कितना होता है हमारा परमाणु क्रमांक 1 होता है। S का कितना होता है भाई 32। और ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है 16, है ना 16। यहाँ से जो है आणविक द्रव्यमान अगर इसका निकालना है तो इस प्रकार से निकालना पड़ेगा कि H का 1 है ना, S का 32 और O का 16 रखना पड़ेगा आणविक द्रव्यमान। आज जो टोटल निकलेगा, टोटल 98 निकलेगा। मैंने निकाल के यहाँ पे लिख के रखा है जोड़ के, है ना। ये 98 में आपको परसेंटेज ढूंढना है कि 2 गुने 1 तो 2 हाइड्रोजन का कितना परसेंट होगा 32 एक को ऐसे तो 32 होगा। 32 कितना होगा 98 का, और 16 चौका 64 कितना होगा आपका 98 का। ठीक है, तो सबका परसेंटेज आप अलग से निकाल लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, परसेंटेज जो है आप निकाल लीजिएगा। मुझे ऐसा जैसा दिख रहा है कि 3 है, मतलब ये जो है आपका 32 और 2 34 और 34 33 दूना के 66, यानी 32 रहता तो ठीक रहता, तो 33% मतलब 66% होता है ये। तो ये जो है आपके 65% के करीब है आपका कौन सा जो है ओ जो है आपका 65% के करीब है ना। इस प्रकार से आप मार सकते हैं इसे, 65% के करीब है। और 32 जो है ये लगभग आपका जो है 33% के करीब है ना। 2% के करीब जो है आपको ये दिख रहा है। तो इसी प्रकार से ऑप्शन जो है निकालने की जरूरत नहीं था, सीधे सीधे मार देते तो हो जाता काम। H2SO4 को कुछ और भी कह देते हैं, जैसे रसायन का राजा कहते हैं, और सभी प्रकार के बैटरी में यही अम्ल भरे जाते हैं, तो ये भी ध्यान रखेंगे, है ना। इसे आयल ऑफ विट्रियोल भी कहते हैं, आयल ऑफ विट्रियोल भी कहते हैं आपका H2SO4 को, रसायन का राजा भी कहते हैं, अकार्बनिक अम्ल भी कहते हैं। इसके अलावा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी भाई। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाई ने किया था। विजयनगर साम्राज्य तुंगभद्रा नदी के किनारे फले फूले हैं। विजयनगर साम्राज्य पे मुख्यतः 3 लेकिन आपको 4 मानना है, 4 वंशों ने शासन किया, संगम, है ना, तुलुब, सुलुब और विदु, है ना। विजयनगर साम्राज्य का पतन किस युद्ध के बाद स्टार्ट हो गया, तो तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था 1565 में। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया, उद्योग पर विशेष बल किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया। सब दिन बताते आए हैं, उद्योग पर विशेष बल सेकेंड पंचवर्षीय योजना में दिया गया, जिसकी अवधि जो है 51 से 56, तो 56 से 61 तक रहा था। तो ये ध्यान रखेंगे, है ना। पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पे विशेष बल दिया गया। भाई कारण भी तो है, उस समय हमारे पास कहाँ थे पैसे, हमारे पास कहाँ थे इतनी सुविधा, मतलब कि हमने आज ही पंचवर्षीय योजना स्टार्ट किया और आज ही जो है हम जो सीधे बुर्ज खलीफा बनाने पे ध्यान देते, तो नहीं हो पाएगा ना। पहले हम तो सब तो हमारा यहाँ से लूट के ले गया था भाई, जो लूटने वाले थे, आप समझ गए है ना, जो भी है ना। तो भाई जो ब्रिटिश सरकार की बात मैं कर रहा हूँ, फ्रेंच, ब्रिटिश, पुर्तगाली जो भी आए सब तो लूटे ही भाई यहाँ से। तो कृषि के अलावा कुछ भी नहीं था, तो पहले पे कृषि को बल ऐसे याद रखने के लिए सिखाया हूँ आपको, ठीक है। अगर आप भूल गए हैं तो बात अलग है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग पे बल दिया गया। अपितु मैंने ये भी बताया हूँ आपको कि भाई जो पहले पंचवर्षीय योजना है ना, इसी में चितरंजन लोकोमोटिव का जो है स्थापना किया गया था इंडिया के अंदर। चितरंजन लोकोमोटिव, ये लोको शब्द कहाँ इस्तेमाल होता है भाई, रेलवे में इस्तेमाल होता है। जैसे रेलवे के जो ड्राइवर होते हैं, जो ट्रेन चलाते हैं, उसे आप ड्राइवर नहीं कह सकते भाई, बुरा पाता है। अगर आप ड्राइवर कहोगे ना तो उनको बुरा लग जाता है, तो इसे क्या कहना पड़ता है, लोको पायलट। क्या कहना पड़ता है, लोको पायलट। तो इनको लगता है भाई चलो भाई लोको पायलट बहुत अच्छा, है ना। तो इसी प्रकार से जो चितरंजन लोकोमोटिव, लोको मतलब इंजन होता है ना। तो लोको जो मोटिव है चितरंजन, ये पहला पंचवर्षीय योजना में ही बसाया गया था। आपको लगे ना कि भारी उद्योग को सेकंड में बढ़ावा दिया गया, तो सेकंड मार दो तो गलत हो जाएगा, ये पहले में ही कर दिया गया था। और सेकंड वाले में दुर्गापुर कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में। राउरकेला कहाँ पे है भाई, उड़ीसा में। और एक आपका भिलाई कहाँ पे है, भिलाई उस समय छत्तीसगढ़ में था, सॉरी मध्य प्रदेश में था, आजकल छत्तीसगढ़ में है। ये तीनों अलग अलग देश के सहयोग से लगाए गए। दुर्गापुर में ब्रिटिश सरकार ने ही जो है इन्वेस्ट किया, राउरकेला में जर्मनी सरकार और भिलाई में रसिया का सरकार, ठीक है। इसके अलावा थर्ड पंचवर्षीय योजना, इनमें जो कृषि और उद्योग दोनों को साथ में लेके चला गया, ठीक है। और प्रथम किसके मॉडल पे, तो हैराट डोमर पे, दोसर
पीसी महालनोबिस मॉडल पे। चौथा का जो पंचवर्षीय योजना हुआ उसके बीच में गैप हो गया, है ना। आपका चौथा पंचवर्षीय योजना कब होना चाहिए भाई? 1951 से 56 पहला, 56 से 61 दूसरा, है ना, 61 से 66 तीसरा, तो 66 से 71 होना चाहिए ना। लेकिन ये गैप है, ये जो है आपका इसमें गैप आ गया, ठीक है। ये 69 से 74 हो गए, 1969 से 1974, इसमें जो 2-3 साल का गैप आ गया चौथा पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। चौथा पंचवर्षीय योजना जो 1969 से 1971 हुआ, इसमें कई सारे कांड हुए, जिसमें कुछ अच्छे कुछ बुरे कांड भी हुए। उसरो की स्थापना हुई, बैंकों की राष्ट्रीयकरण हुए, और भारत के साथ जो है पाकिस्तान का युद्ध भी हुए 1971 में, तो ये बुरा कांड में हो गया, ठीक है। तो ये समझ रही है। इसके अलावा अगर आपको पंचवर्षीय योजना में थोड़ा भी दिक्कत है, देसी भाषा में पढ़ना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है मेरे भाई मेरे बंधु, हाथ जोड़ के विनती है, जो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक में वीडियो है टॉपिक वाइज, उसे एक बार देख लीजिए। आपके एग्जाम में 6-7 क्वेश्चन अगर फिक्स नहीं हुआ तो मैं यहीं बैठा हूं, ठीक है। इसके अलावा होम रूल लीग के संस्थापक कौन है? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। सब दिन बताते हैं इनके बारे में। 1916 एनी बेसेंट जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी से भी भारत के अंदर जुड़ी रही। मैं ये नहीं कहता कि इनके संस्थापक हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी के, क्योंकि थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कोई और है। वो कौन है भाई? तो ये है मैडम ब्लावत्स्की, मैडम ब्लावत्स्की इस प्रकार से नाम है ना। और इनके साथ जो है अलकाट साहब भी जुड़े रहे थे, लेकिन भारत के अंदर नहीं, भारत के बाहर। भारत के अंदर कौन? एनी बेसेंट। गरम दल और नरम दल जब 1907 सूरत अधिवेशन के अंदर जो है गरमा गए थे, अलग हो गए थे, तो ये दोनों एक कहां पे हुए? कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में। अधिवेशन की अध्यक्षता तो अंबिका चरण मजुमदार साहब कर रहे थे, लेकिन इन दोनों गरम दल और नरम दल को फिर से हाथ मिलाने जो यानी एक मिलाने का जो है अहम रोल निभाए, ये जो है तिलक और एनी बेसेंट जो है इन्होंने ही निभाया था, है ना। इनके अलावा बाल गंगाधर तिलक किस दल के नेता थे? तो बताइएगा, गरम दल के नेता था। मराठा और केसरी पत्र के संपादन किसने किए थे? तो ये बाल गंगाधर तिलक साहब किए थे। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? एनी बेसेंट। और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजनी नायडू, ठीक है। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजनी नायडू हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा गुप्त मुगल काल में कौन से फ्रांसीसी यात्री सर्वाधिक टाइम भारत आया? सीधे सीधे रिपीट किया गया, 14 तारीख के फर्स्ट टाइम शिफ्ट में यही क्वेश्चन पूछा गया था। तो 6 बार जो है ट्रेवेनियर आया है। कितने बार? 6 बार आया है मुगल काल में, ठीक है। मुगल काल में 6 बार जो है ट्रेवेनियर आया है। इसके अलावा बेहदी खलम नृत्य किस राज्य से संबंधित? भैया मेघालय से है बेहदी खलम। और ये आपका एक्स्ट्रा फैक्ट है जो मैं पहले आपको दे चुका हूं, यहीं से सीधे सीधे कॉपी किया हूं। देखो आपका ये जो मैं घेरा हूं ना एकदम लिफाफा जैसे, यही चीज एक्स्ट्रा फैक्ट आपको दे चुका हूं। यहीं पर बेहदी खलम लिखा है और यही उठ के यहाँ क्वेश्चन में आ गया है ना। तो बेहदी खलम जो है ये मेघालय का है। मेघालय का अन्य त्योहार में बांग्ला महोत्सव, साक सूद महोत्सव, नोंगकरम महोत्सव, और मैंने ये भी बताया कि मेघालय के अंदर ही नोकरेक आरक्षित क्षेत्र भी है और नोंगकरम महोत्सव भी है। दोनों में थोड़ा सा ही फर्क है ना, नुक्सा की अंतर होने से खुदा से जुदा हो जाता है भाई, है ना। तो ध्यान रखें। इसके अलावा उत्तरायण, गरबा, डांडिया ये गुजरात की है ना। सोलुंग मोपिन लोसार मुखौटा त्योहार ये अरुणाचल प्रदेश की है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा अनुच्छेद 158 एक बच्चा बोल रहा है और एक बच्चा जो दूसरे बच्चे बोल रहे हैं ये 172 बोल रहा है। किसकी बात की जाए? बहरहाल यहाँ पे दोनों का आंसर मैं आपको दूंगा, दोनों में से कोई भी पूछा गया होगा तो आप संतुष्ट हो जाएंगे। जो 158 है इसके तहत राज्यपाल के वेतन और भत्ते और उनके जो पेंशन वगैरह हैं इनकी चर्चा की गई है। भाई राज्यपाल की वेतन भी जो है आपका भारत के संचित निधि से, जो राज का कोटा होता है उससे आता है। प्रेसिडेंट का वेतन भी संचित निधि से भी आता है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 153 जो है ये राज्यपाल से संबंधित है। राज्यपाल राज्यों के अंदर कार्यपालिका का प्रधान होता है। राज्यपाल 165 के थ्रू राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं। राज्यपाल क्षमादान भी कर सकता है कदाचार सिद्ध व्यक्ति को आर्टिकल 161 के थ्रू, और राष्ट्रपति कर सकते हैं कदाचार सिद्ध व्यक्ति को क्षमादान 72 के थ्रू। अब राज्यपाल और राष्ट्रपति के क्षमादान में क्या फर्क है? भाई दोनों क्षमादान कर सकते हैं। तो भाई राष्ट्रपति तो सुने तो है ना कि इंडिया में पहला आदमी है, पहला सबसे पहला नागरिक होता है, संसद के प्रमुख होते हैं, तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं, है ना, इंडिया के पहला नागरिक माने जाते हैं। तो भाई ये तो बड़ा होना चाहिए राज्यपाल साहब, तो एकदम सॉरी राष्ट्रपति साहब तो एकदम बड़े हैं। ये मतलब कहने का अगर किसी को फांसी भी हो जाए ना तो राष्ट्रपति साहब चाहे तो पूर्णतः माफ कर सकता है, लेकिन राज्यपाल के पास ऐसा पावर नहीं है, थोड़ा सा कम पावर है, डिले करवा सकता है ना, सजा को बदलवा सकता है ना।
अब जो दूसरा आर्टिकल था आपका 172, इसकी डिस्क्राइब कर लेते हैं। ये तो हो गया पहले वाले का 158 का। दूसरा का क्या है भाई, जो आपका विधान परिषद होता है, आपका जो बाइकैमरल स्टेट है इंडिया में 6 गो है वर्तमान में, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो ये में जो है कि भाई 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करेंगे। जो राज्यसभा के अंदर भी सेम प्रोसीजर होता है, लेकिन उसका आर्टिकल अलग है, इनका आर्टिकल अलग है। ठीक है, राज्यसभा कभी भी विघटित नहीं होते हैं, आर्टिकल 83 के तहत होते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये भी आपको जो है आपको ध्यान रखना है। चलते हैं, इसके अलावा आपसे क्वेश्चन जो है पूछा गया है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे। लीजिए, अब मैं यहाँ पे अगर आपसे मैं कहूँ कि मैं आपको जितना इस वीडियो में पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं 17 क्वेश्चन बता रहा हूँ तो उसमें से 14 क्वेश्चन मैंने पढ़ाया है, तो कोई भी गलत नहीं कहा है भाई। और भी 2-3 क्वेश्चन मेरे हाथ में हैं, अभी मोबाइल में व्हाट्सएप पे सेंड किए बच्चे, बताऊंगा। और भी आप कहोगे कि जी सर ये तो कल ही परसों चर्च किए थे। ठीक है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे, तो भाई 1915 में लौटे थे। मैंने आपको गांधी दर्शन हर दिन कराया है। अगर आपने एक बार गांधी दर्शन ठीक से कर लिया ना मेरे साथ, तो कभी भी गांधी जी से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और आपको गांधी जी जो है तो गिफ्ट के रूप में 2 नंबर एग्जाम में देंगे। ठीक है, चलिए दर्शन कर लीजिए। 1893 में गांधी जी साउथ अफ्रीका गए थे। इससे पहले पहली बार उनका विदेश यात्रा नहीं था, उससे पहले भी गए थे, बैरिस्ट्री की पढ़ाई किए थे। एक मुस्लिम व्यापारी जिनका कुछ केस लंबित था साउथ अफ्रीका में, तो उनको ले गए अपने तरफ से, मतलब क्या बोलते हैं, अपने तरफ से लड़ने के लिए या फिर सुझाव देने के लिए ले गए। तो इनके साथ कुछ राजनीतिक घटना हो गया, जिसमें ट्रेन वाली एक्शन इनके साथ जो है वो प्रमुख हो गए। ट्रेन वाली क्या हो गई कि इनको फर्स्ट क्लास से उतार दिया गया और जहां गंतव्य था उससे पहले उतार दिया गया। ये बात उनको बड़े गहराई से चोट लगी और गांधी जी जो है राजनीति में सक्रिय हो गए। वहां पे कई सारे चीजों में भाग लिए, लेकिन जो सबसे अच्छा इंडिया कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिहाज से सुनेंगे तो नटाल कांग्रेस की स्थापना जो है ये गांधी जी साउथ अफ्रीका में की थी। इसके बाद फिनिक्स फार्म है ना, बहुत सारी चीजें गांधी जी से संबंधित, तो ये संबंधित है। ठीक है, तो ये जो नटाल कांग्रेस है अफ्रीका में किया। अब जैसे तैसे वहां पे रहे, 1915 में ये भारत आ जाते हैं 9 जनवरी को। अब ऐसा नहीं कि 1915 से ही हम प्रवासी दिवस सेलिब्रेट करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन अब जो है 9 जनवरी को प्रवासी दिवस सेलिब्रेट करते हैं। इस बार की प्रवासी दिवस सप्ताह जो है ये आपका इंदौर में मनाया गया था। याद रखेंगे, यहाँ पे चीफ गेस्ट जो आया था गुयाना के राष्ट्रपति आए थे। कहां से? गुयाना, फ्रेंच गुयाना है ना भाई, गुयाना वहां से आए थे। ठीक है, इसके अलावा ये जो इंदौर शहर है ये 6ठी टाइम इंडिया का क्लीनेस्ट सिटी है, तो ये बात भी ध्यान रखें। मैं गांधी जी के साथ जा रहा हूं, तो अभी मुझे बाहर नहीं जाना चाहिए। चलिए इतना बता दिया बाहर की, ये भी ध्यान रखिएगा। गुयाना से आए थे, इंदौर क्लीनेस्ट सिटी है, इंदौर में जो है प्रवासी दिवस मनाया गया है। ठीक है, अब हम इंडिया आ गए। इंडिया में 15 में आते हैं गांधी जी साहब, 1915 में, है ना। और उस समय जब लौटते हैं ना तो 45 से 46 वर्ष के बीच में इनका उम्र होता है। 1917 में क्या होती है, बिहार के चंपारण में वहां पे जो है टिनकथिया पद्धति से जो है किसान काफी परेशान थे। यानी 1/3 पे आपका जो है नील की खेती करनी होती थी, इनसे परेशान। तो वहां के एक साहसिक किसान जिसका नाम राजकुमार शुक्ल था, गांधी जी को आमंत्रण भेजते हैं कि बिहार आइए और हम लोगों से इस जो है ये परेशानी, इनसे निजात दिलाइए। बिहार जाते हैं, इसमें भाग लेते हैं। ये पहला आंदोलन था इनका दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद इंडिया के अंदर, और काफी हद तक सफल भी हुए। बंद में तिनकटिया बंद भी हो गए। 1918 में खेरा सत्याग्रह में भाग लेते हैं, टैक्स को बढ़ने से रोकने के लिए। 1919 में है ना माफ कीजिएगा, 1918 में अहमदाबाद में एक मिल मजदूर के जो परेशानी थी उनको दूर किए हैं। 1920 में असहयोग आंदोलन में भाग लेते हैं। 1922 में असहयोग आंदोलन बंद कर देते हैं चौरा चौरी हत्याकांड के कारण, है ना। 1924 में कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन में भाग लेते हैं, एकमात्र अध्यक्षता करते हैं। इसके अलावा 1930 में दांडी मार्च चलाते हैं। 1931 में गांधी इरविन समझौता होती है। 1932 में अम्बेडकर साहब के साथ पूना पैक्ट करते हैं। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन जो है चलाते हैं, जिसमें डू और डाई का नारा देते हैं। 1948 में जो है शहीद हो जाते हैं। ये थे गांधी इरा, है ना। इनके अलावा इनके कुछ पुस्तक हैं, जैसे मैं एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ है, यंग इंडिया है, हरिजन है। हरिजन दल की स्थापना जो 1932 में किए थे, ये छूट गया था छोटकू, इसको भी ध्यान रखिएगा, पूछा गया है। ठीक है, इसके अलावा इंडियन ओपिनियन है, माय एक्सपेरिमेंट ट्रूथ है ना। ये सब जो किताब है, यंग इंडिया है, ये सब जो है आपके गांधी जी की किताब है। ठीक है, तो ये गांधी जी के दर्शन थे थोड़ा सा, है ना, इसलिए। और ये जो आंसर है आप लोगों पे लंबित रहा भाई कि गांधी जी अफ्रीका से कब लौटे थे। ठीक है, वैसे मैं बता भी दिया हूं, अगर आपने ठीक से अभी भी सुना होगा तो। सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है ना, सीजे चंद्रचूड़ साहब, ये केमा नंबर के है, तो 50वें हैं। शायद ये क्वेश्चन पूछा गया हो, शायद, क्योंकि मैं ऐसा ही सुना हूं कि यही पूछा गया था।
आप लोग बताइएगा कि पूछा गया कितने पूछा गया था। 49वां यूयू ललित है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1950। प्रथम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हीरालाल जे कानिया। राज्यसभा किस अनुच्छेद के तहत भंग नहीं किया जाता, शायद ऐसा क्वेश्चन आया था एक। गति के नियम किसने दिए थे, तो ये न्यूटन दिए थे, शायद ये भी क्वेश्चन आया था। 3 नियम दिए थे गति के। इसके अलावा एक वाद यंत्र से क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन क्लियर नहीं है। अब देखिए बच्चे ने जो क्वेश्चन मेरे हाथ में इस समय है कि हाँ, इनको जैसे जैसे याद आ रहा है विनय कुमार सिंह जी को, अगर आपको विश्वास नहीं तो मैं ये स्क्रीनशॉट इसी पीडीएफ में लगा के आपको दूंगा। मैं कोई भी बात झूठ नहीं बोलता जी दोस्तों, मैं अपने निजी लैब में भी झूठ नहीं बोलता, ठीक है। तो भैया ये जो है आपका प्रथम ग्रैमी अवार्ड किसको मिला था, ऐसा पहला क्वेश्चन है कि प्रथम ग्रैमी अवार्ड किसको मिला था। मैं आज ही समझाया हूं भाई साहब, आज ही समझाया हूं और कल भी समझाया था कि पंडित रविशंकर साहब को प्रथम जो है आपका ग्रैमी अवार्ड दिया गया था। पंडित रविशंकर साहब को, जो सितार प्ले करते हैं, सितार प्ले करते हैं। ऐसा नहीं कि खाली रविशंकर साहब को मिला है, ए.आर. रहमान को भी मिला है, ये जो चश्मा निकालते हैं बढ़िया गाना लिखते हैं गुलजार साहब को भी मिला है। ये सब ग्रैमी अवार्ड के जो है विजेता हैं। और तन्वी शाह जो है महिला में ग्रैमी अवार्ड के विजेता है इंडिया के अंदर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। एक और आया था क्वेश्चन, इन्होंने बच्चा लिखा है कि प्रथम ग्रैमी अवार्ड किसको मिला है, तो बता दिया पंडित रविशंकर जी को भी, आंसर भी लिखा है, बहुत अच्छा। एक आया था सर कि अमात्य कौन होते हैं, अमात्य, भैया अमात्य, अमात्य चंद्रगुप्त मौर्य वाला सीरियल देखे हो ना, अमात्य, अमात्य कौन बोलता है, धनानंद, ठीक है। तो अमात्य आप जानते ही हैं। इसके अलावा जिसमें एक ऑप्शन में क्या क्या लिखा है ये समझ में नहीं आ रहा है, चलिए ठीक है। तो इतने क्वेश्चन जो है आज आपका थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। ये वाला जो 2 मौखिक क्वेश्चन बताया हम ये इंक्लूड कर देंगे पीडीएफ में, तभी हम देंगे। और ये जो आज पेड वाली क्लास है भैया आज आएगी, कल मैं नहीं करा पाया था, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आज मैं पूरा कोशिश करूंगा कि लेकर के आऊंगा, ठीक है। इससे कंबाइंड शिफ्ट वाली वीडियो इसके बाद आपको मिल जाएगी और कल हो सकेगा तो 4th शिफ्ट की वीडियो मिलेगी। मिलेंगे हम अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।